हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। तो हम लोग क्लास 7 का हिस्ट्री देख रहे थे, है ना, जिसके मैंने आपको 3 चैप्टर करवा दिए हैं और आज हमें चौथा चैप्टर देखना है। क्लास 6 की आपकी पूरी NCERT मैंने करवा दी है, जो कि प्लेलिस्ट में आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी। NCERT हिस्ट्री क्लास 6 इन हिंदी सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट ऊपर आ जाएगी, है ना, या फिर आप चैनल पे जाके सर्च कर लीजिए। ज़्यादा प्लेलिस्ट नहीं है क्योंकि भूगोल की मैंने पूरी एक साथ बना रखी है ना। और सबसे बड़ी बात, हिस्ट्री से पहले आपको पढ़ना है भूगोल। सीधी साफ बात है, हिस्ट्री से पहले आप लोग भूगोल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप लोग भूगोल पढ़ के आते हैं तो आपको हिस्ट्री आसानी से समझ में आएगी, वरना बोरिंग लगेगी, है ना। तो इतनी बात आप लोग कर लीजिए कि पहले भूगोल पढ़ना है आपको, और साइंस जब आपका मन हो। वैसे भी जो है एक दिन में आप लोग आराम से दो सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, कि 2-2 चैप्टर करके 3-4 वीडियो एक दिन में आराम से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अगर साइंस के 2 वीडियो साथ साथ भूगोल के 2 वीडियो भी देखेंगे ना, तो 4 वीडियो 4 घंटे का आप लोग आराम से कर सकते हैं। और भूगोल के बाद पढ़ना आप लोग क्या, इतिहास। चलिए देखिए आगे। मुगल साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मुगल साम्राज्य, अभी तक हमने क्या पढ़ा, दिल्ली के सुल्तानों को हम लोग पढ़ते आ रहे थे, है ना। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने, है ना। और 1526 में बाबर आया था, है ना। तो इसने जो लोधी वंश था वो 1526 तक रहा। इसने पानीपत का प्रथम युद्ध किया। किसने? बाबर ने, इब्राहिम लोधी के साथ। इब्राहिम लोधी को मार दिया, और इब्राहिम लोधी के साथ 1526 में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किया। इसमें क्या हुआ? इब्राहिम हार गया। इसमें क्या हुआ? इब्राहिम लोधी हार गया, और यहाँ से लोधी वंश समाप्त हो जाता है और आपका आता है मुगल वंश। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने कर दी। चलिए अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक भिन्नताएं हों, बहुत ज़्यादा विविधता थी, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से, अब देखिए इधर पे एक चीज़, 16वीं सदी कहाँ से कहाँ तक रहेगी आपकी? 1500 से 1599 तक, है ना। अब जो 1550 वाला हिस्सा होगा, इस साइड का हिस्सा आपका उत्तरार्ध हो जाएगा, इस साइड का हिस्सा आपका पूर्वार्ध हो जाएगा। इसे, और जब 1526 की बात करेंगे तो इसलिए इसने 1526 को कहाँ रखा? उत्तरार्ध में। ये छोटे छोटे शब्द आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझना, है ना। छोटे छोटे शब्द जैसे ही आपको समझ में आने लगते हैं, सब्जेक्ट आपका बहुत ही मजबूती पकड़ लेता है। आया समझ में? 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया, और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। किन्होंने? मुगलों ने। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। कौन? भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कहाँ से करते हैं? लाल किले की दीवार से, जो कि मुगलों ने बनवाया था। सीधी सी बात है, मुगलों ने बहुत चीज़ें बनवाई। ये आपका लाल किला दिखाया गया है, ये लाल किला का चित्र बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। मुगल कौन थे? तो कहाँ से आए थे? 1526 में कहाँ से आए? मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से भी मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। यानी जो बाबर थे, बाबर की माता कहाँ से थी? तो मंगोल शासक चंगेज खां चीन साइड के थे, जो उनकी माता थी, है ना।
के उत्तराधिकारी थी, और पिता की ओर से भी ईरान, इराक एवं वर्तमान टर्की जो दिखाया गया है वहाँ का शासक था एक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हो चुकी थी। ये वहाँ के वंशज थे इनके पिता। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते। हालांकि मुगल हम इनको मंगोल की वजह से ही कहते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। चंगेज खां ने क्या बता रखा है कि जो इससे जो यादें जुड़ी थी, जो इससे स्मृतियां जुड़ी थी, वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यानी उसने सैकड़ों व्यक्तियों का खून खराबा किया हुआ था, इसलिए खुद को मंगोल नहीं बुलवाते थे। ये खुद को ईरान, इराक, टर्की के शासक तैमूर के वंशज बताते थे। चलिए आगे। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ये बताते थे अच्छे से कि हाँ आप तैमूर के वंशज हैं। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, है ना। तो उन लोगों ने बुरे कार्य किए इसलिए नहीं बताते थे, ठीक है। इन लोगों को इस साइड का अच्छा लगता था मुगल तैमूर वंशज का, तो बता देते थे। चंगेज खां का नहीं बताते थे। तो देखिए इसमें बताया गया है कि लोग जो है तैमूर के साथ अपनी फ़ोटो बनवाना पसंद करते थे। तो ये फ़ोटो और फ़ोटो के बाद ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन कहाँ इसमें बना हुआ है। तो शक्लें तो आपको किसी की पहचान में नहीं आने वाली, है ना। चाहे वो बाबर हो चाहे तैमूर, चाहे कोई भी बनाओ, किसी की शक्ल नहीं आपको पहचान में आएगी। इसलिए आप लोग देख लेना कौन दाएं बैठा है कौन बाएं बैठा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाना पसंद किया, जो तैमूर और मुगलों के समूह से तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो चित्र नंबर 1 दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था। अब देखिए मुगल सैन्य अभियान कैसा था इनका सैन्य। देखिए प्रथम मुगल शासक बाबर आया, जो 1526 में आया और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ था? 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। 1530 बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, उत्तराधिकार इसने जब प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। बताइए, जब इसको फरगना राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया तो इसकी मात्र उम्र 12 वर्ष थी बाबर की। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हरा दिया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम लड़ाई में इसने हरा दिया था 1526 में। चलिए देखिए, तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियान को दिखाया है, इसको देख लेंगे। क्या आप इस लंबे घटना चक्र को इसको हटाइए, इधर से देखिए। अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा था। मुगल सत्ता के लिए अफगान खतरा था। मुगलों और अहोमों, जो अध्याय 7 में पढ़ेंगे, सिखों 8-9 में आपका 10 में दिया हुआ है सिखों के बारे में, एवं मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी गौर करें। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? अब ये हम बाद में देखेंगे अंतर, ठीक है ना। क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन, तो ये जब 9-10 वाले चैप्टर में दिखाए गए हैं तो तभी देखेंगे। अब मुगल सम्राट दिए गए हैं, कौन कहाँ से कहाँ तक रहा, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। बाबर की प्रमुख अभियान घटनाएं दी हुई है। 1526 में इसने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी से लड़ाई की, जिसको पानीपत का प्रथम युद्ध बताया जाता है, और इब्राहिम लोदी इसमें मारा गया। तो इधर पे लोदी वंश की जो है समाप्ति हो गई और मुगल सम्राट निकल के आए। अब इसने 1527 में क्या किया? खानवा का युद्ध लड़ा राणा सांगा के साथ। फिर 1528 में इसने चंदेरी का किया। 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा। अब इसके कितने 3 प्रमुख युद्ध हो गए, और इसने 1529 में भी ये एक युद्ध किया था, है ना, याद है आपको। 1529 में इसने घाघरा का युद्ध किया, घाघरा का युद्ध।
जो घाघरा का युद्ध उसका महमूद लोदी के मध्य हुआ था, बाबर और महमूद लोदी के मध्य। इसके बाद 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसका आप ट्रिक देखना, इसका ट्रिक है सिंपल सा, पानी पिया, खाना खाया, चल दिए, घर गए, मर गए। 1530 में मर गया। तो 1526 से 1530 का पानी पिया, खाना खाया, चल दिए, घर गए, मर गए। सीधी सी बात है। 1526 से 1530 तक की बाबर की घटनाएं आपको इस तरीके से याद करनी है। चलिए देखिए आगे। अब बाबर का बेटा आता है हुमायूं। बाबर का बेटा आया हुमायूं। हुमायूं पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हुमायूं के बीच में आया था शेरशाह सूरी, है ना। क्या हुआ था, इसके बीच में आया था शेरशाह सूरी। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खां ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 और 40, चौसा तथा कन्नौज के युद्ध में। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। याद रखना, चौसा बिलग्राम, 39-40, इस तरीके से आप लोग उसको याद रख सकते हैं, याद बना रहेगा। इन पराजयों से उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। ईरान में हुमायूं के सफाविद शाह की मदद ली इसने। ईरान पहुंचा, 15 साल ईरान में रहा। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर दिया, परंतु उससे अगले वर्ष इसकी मृत्यु हो गई। इमारत में एक दुर्घटना से इसकी मृत्यु हो गई। क्या था, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया था और उसके कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हालांकि उस समय के लेखकों ने कहा है कि हुमायूं जो है जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते मर गया, क्योंकि सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। और हुमायूं के बीच में शेरशाह सूरी भी आया था, है ना। उसने भी यहाँ पर राज्य किया बीच में। तो उसको हम जब पूरा ये पढ़ेंगे हुमायूं वाला चैप्टर, तो उसमें पूरा विस्तार से दिया हुआ है। अब हुमायूं के बाद आता है अकबर। अकबर आपका 1556 से 1605 तक रहा। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। ये अच्छा शक्तिशाली था, यानी इसने जो है बाबर शक्तिशाली था, फिर हुमायूं इतना ज़्यादा नहीं रहा। इसके बाद अकबर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली निकला। देखो, उसका 12 साल में बताया गया था और अकबर का 13 साल की अल्पायु में अकबर सम्राट बन चुका था। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया गया है। 1556 से लेकर 1570 के मध्य अकबर अपने रक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उजबेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर दिया था। किसने? अकबर ने। चलो दूसरी चीज़ पढ़ते हैं। सेकंड देखिए, 3 भागों में विभाजित किया इसके कालक्रम। 1570 तथा 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाए थे। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा के अभियान चलाए, जिन्हें 1580 में मिर्जा हकीम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 1585 से 1605 के मध्य अकबर ने साम्राज्य का विस्तार फैलाया। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया और कश्मीर को भी जोड़ लिया अपने साम्राज्य में। मिर्जा हकीम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर बने। अनारकली वाले सलीम थे, इसलिए इनकी सत्ता लड़खड़ा गई और कुछ नहीं था। आगे चल के जहांगीर के नाम से जाने गए सलीम। चलिए देखिए आगे। जहांगीर आया। जहांगीर 1605 से 1627 तक जहांगीर रहे। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने
मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह कर दिया था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को फांसी पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे, यानी मारने की कोशिश की, सीधी सी बात है। देखिए अभी खुर्रम आए। याद रखिए जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था और शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। पूछा जाता है एग्जाम में कि जो सलीम किसके बचपन का नाम था? जहांगीर के। खुर्रम शाहजहां के। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया, झांसी वाला ओरछा। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ से चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन की। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तर अधिकार को लेकर झगड़ा हुआ और औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। 4 भाई थे। कौन? औरंगजेब। शाहजहां और उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में उसको कैद कर दिया था। औरंगजेब ने कैद खाने में डाल दिया था शाहजहां को। अब देखिए औरंगजेब 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई परंतु 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। इस समय पर सिख का भी विद्रोह बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। राजकुमार अकबर, ये बुवाल अकबर नहीं है, औरंगजेब के बेटे का नाम था अकबर, ये अकबर द्वितीय है ना। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सीधी सी बात है, बाप जो है, बेटा जो है बाप के खिलाफ विरुद्ध खड़ा ही रहता था, विद्रोह कर देता था। उसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। बताइए, अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विरोध के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकोंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। औरंगजेब अच्छा खासा प्रतापी शासक था। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए। औरंगजेब के बाद, औरंगजेब जैसे ही मरा उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य गिरने लगा था, ढल गया था। इसके बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आया जो बहुत ही अच्छा प्रतापी है ना। अब इनको हमें लाइन से याद करना है। तो देखिए मैं आपको ट्रिक बताऊं, बाहों में आजा, साहो मूवी देखी आपने? साहो है ना। अब देखिए इधर पे बाबर, हुमायूं, इधर पे देखिए, इसका कलर चेंज कर लूँगा। इधर पे देखिए बाबर, हुमायूं, ये साइलेंट है आपका, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हो, हा प्लस ओ, इसका अलग अलग करिए संधि बच्चे, ओ, औरंगजेब है ना। बाहों में आजा, साहो, साहो मूवी देखिए, वही वाला है ना, याद रखना। बाबर, हुमायूं है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, साहो, ओ से क्या आएगा आपका? औरंगजेब। चलिए आगे देखिए, लाइन से याद करने हैं। तो मैप दिया हुआ है पूरा आपका। अकबर का शासनकाल 1905 का दिखाया हुआ है कि अकबर ने कितना विस्तार कर लिया था। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं क्या थी? मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार नहीं था इनका नियम।
कि मतलब ज्येष्ठ पुत्र है यानी बड़ा बेटा है तो उसको ही बैठाया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। हो सकता वो बैठने के काबिल ना हो, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शाहदायात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था बराबरी से। मुगल राजकुमारों के विद्रोहों से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए, बाद में देख लेंगे। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठ अधिकार या शाहदायात? तो ज्येष्ठ अधिकार तो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? कैसे आप कह दें कि बड़ा पुत्र जो है वो योग्य होगा? योग्य नहीं होगा तो राज्य डूब जाएगा। तो ज्येष्ठ अधिकार तो बिल्कुल नहीं। इससे अच्छा अपना अपना राज्य बांट दो, कम से कम अपनी अपनी जगह पे अच्छे से शासन तो करेंगे। चलिए देखिए आगे, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे रहे। आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर दी। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण थे। राजपूतों ने स्वयं सत्ता स्वीकार कर दी थी। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त कर दिए, किंतु कईयों ने विरोध भी किया। सब लोग एक जैसे थोड़ी ना निकलेंगे, कुछ ने स्वीकार कर ली। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ तो ये रही। जहांगीर की माँ थी, कच्छवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान के जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो ये था। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीर वतन जागीर के रूप में वापस कर दिया। इनका सीधा रहता था कि आप झुक जाओ, है ना। ये नहीं है कि मतलब अब जैसे राज्य पे इन्होंने कब्जा कर लिया तो परेशान करेंगे, कुछ नहीं। आप एक बार उनकी सत्ता को स्वीकार कर दो, बात, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हाजू वाला सिस्टम कर दो, है ना। तो ये चीज़ रहती थी। वतन जागीर के रूप में वापस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पराजित करने परंतु अपमानित न करने की भी सावधानी से बनाए गए संतुलन को वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। देखिए क्या बता रखा है कि पराजित करने, हरा दिया लेकिन उनका अपमान नहीं किया, है ना, सम्मान किया, उनका राज्य वापस कर दिया, लेकिन अपनी सत्ता स्वीकार करा ली। यानी अब क्या होगा कि जो हिस्सा है मुगल के अंडर में आएगा। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान कर दिया था। इस अपमान का परिणाम क्या हुआ? शिवाजी जो है अपने अलग ही स्वतंत्र राज्य उन्होंने स्थापित कर, मतलब खुद को स्वतंत्र राजा बोल दिया था और जो मुगलों के खिलाफ जो है अभियान खड़ा कर दिया था। देखिए आगे, मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग के ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मानित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। तो ये थे मनसबदार। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिला, तो उनको हम मनसबदार कहते थे उस समय पर। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। आई बात समझो कि जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ती थी और प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो वेतन भी उसका बढ़ाया जाता था। चलिए देखिए, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे तथा सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे, वरना कैसे पता चलेगा कि किसका घोड़ा है, किसका सैनिक है। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें
सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन एकताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों में केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार रहता था। प्रशासन नहीं करते थे, लेकिन राजस्व एकत्रित टैक्स लेते थे जाके। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। चलिए आगे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। मनसबदार की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबी इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी आ गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। चलिए आगे। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। चलिए आगे। ये चित्र बने हुए हैं, कोई मतलब नहीं है इनको देखने का, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जब्त और जमींदार। तो जब्त और जमींदार कैसे होते थे उस समय पे? मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। किसान जो उपजाते थे उनसे टैक्स लेते थे, है ना। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। क्या बोलते थे? जमींदार। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल पूछा जाता है एग्जाम में कि टोडरमल जो राजस्व मंत्री थे वो कहाँ थे अकबर के समय, या फिर पूछा जाता है कि टोडरमल को कौन सा पद मिला हुआ था, तो राजस्व मंत्री थे। टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। यानी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीज़ को मैनेज किया टोडरमल ने। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। जब्त कर ली कोई चीज़ तो उस समय पे इसको राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहते थे। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल शासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दे दी थी, है ना। तो आपके विद्रोह चलते रहते थे। अकबरनामा और आयन अकबरी, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। पहली बात तो अकबरनामा या आयन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो अबुल फजल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल किसके दरबार में थे? अकबर के। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा, अलग अलग किया। एक तो अकबरनामा बोला गया इन तीनों जिल्दों को। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है तथा दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देता है। तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है, उसने अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है आईने अकबरी में। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है।
आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमती मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी वितरण। तो ये आपको देखने को मिलता है अकबर आईन अकबरी या अकबरनामा में। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। एग्जाम में सीधा पूछता है। अकबर की नीतियाँ नज़दीकी से एक नज़र में। 1 मिनट इसको देख लेते हैं कितना बचा हुआ है। चलिए देखते हैं, ज़्यादा बचा हुआ है अकबर की नीतियाँ। चलिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि क्या है ना कि देखिए अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो बैटरी देखिए आप लोग इसकी, है ना, बैटरी नहीं बची हुई है। चलिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं स्पीड में। अकबर की नीतियाँ नज़दीकी सी एक नज़र में। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा में मिलता है, विशेषकर आईन अकबरी में मिलेगा। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहते थे। प्रांतों में बटा हुआ था तो उसको क्या कहते थे? सूबा। सूबों के प्रशासन सूबेदार कहलाते थे। जो उधर पे प्रशासक थे उसको सूबेदार कहा जाता था, और जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। चलिए देखेंगे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों को सहयोग प्राप्त था, जैसा कि बख्शी किसको कहा जाता था? सैनिक वेतन अधिकारी को। जो सैनिक वेतन अधिकारी था, यानी जो सैनिकों को वेतन देता था, उसको बख्शी कहते थे। सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था सदर। फौजदार सेना नायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। इसको याद रखना, सदर को, बख्शी को, इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। मेहरुन्निसा ने किससे? जहांगीर से, और उसे नूरजहां का खिताब मिला। किसको? मेहरुन्निसा को नूरजहां बोला गया। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। जहांगीर को नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम पर गड़ा हुआ। दूसरी साइड ये चीज़ लिखी हुई थी। नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान इधर पे दिया हुआ है। चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर क्या बताती है? शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो ये चीज़ें लोग दर्शाते थे। ये जो चिन्ह बने हुए हैं ना, ये जो गोल और चौकोर, इनके बारे में बताया गया है। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे जब तक वे वफादार रहे। साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने वाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। वफादार नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा बताइए। अब 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पदारियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा की। ये चर्चा इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक नीति और मतान्था पर बल देते थे वे अक्सर कट्टर होते थे, है ना। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती थी। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी कि नीतिशास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। किसने? अबुल फजल ने। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। शासन अच्छा है तो अपना लिया। सुलह कुल की नीति देख लीजिए क्या थी।
अकबर की सुलह कुल की नीति का उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। तो वर्णन आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य का क्या हुआ, अब देखिए देखो 17वीं शताब्दी में क्या हुआ। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रा ने इन्हें वैसे धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई देने पड़ी। सीधी बात है ना, दूर के ढोल सुहाने, तो वही चीज़ थी यहाँ पे कि जब उन्होंने पास आके देखा तो कुछ और देखा, लेकिन जब उन्हें दूर से सुनने को मिलता था तो ढोल सुहाने थे। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें यह पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनकी उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। 8000 में से 445 थे। बताइए, कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% की ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। बताइए, ये इधर पे देखिए 5.6% लोगों को 61.5% दे दिया जाता था, बाकी 95% लोग बचते थे, उनको मात्र 40% में दिया जाता था। कितना घपला था, बताइए, कितनी धांधलीबाजी थी। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था। अरे एक मिनट, फर्स्ट वीडियो में या फिर सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी शायद मैंने आपको बताया था सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है ना, वो मानसरोवर लेक से निकलती है। स्लिप हो गया था, मानसरोवर लेक से निकलती है ना, सियाचिन ग्लेशियर नहीं था, मानसरोवर लेक था। चलिए देखिए, हो जाता है कभी कभी, उसमें कौन सी बड़ी बात, बताइए। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। तो ये चीज़ होती थी। चलिए देखिए, मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन रहता था और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली निकल के आ गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ी, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बन गए। जो सेवक थे, जो शक्तिशाली सेवक थे, वो खुद राजा बन बैठे अपने अपने क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि मुगल साम्राज्य का तो पतन हो चला था यहाँ से 17वीं शताब्दी में। इनमें से कुछ ने नए राजवंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य के कई प्रांत इसने क्या किए, स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। बहुत सारे प्रांत अपनी अपनी पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में पढ़ लेंगे, जब आप कहें तब पढ़ लेंगे। चलिए देखिए आगे। चलिए इसमें चलिए इधर पे देखिए, राजा और रानियाँ। मुगल के बारे में दिया हुआ है, किसके बारे में, वैसे तो अन्यत्र दूसरे देश के बारे में दिया होता है। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन, हाँ तो बस दूसरे देश का दिया हुआ है, देखिए समकालीन दिए हुए हैं। संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियाँ थी। इनमें ओटोमन टर्की के जो सुल्तान सुलेमान थे, 1520 से 1566 तक रहे। उनके राज में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों में बगदाद और इराक भी हथिया लिया गया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मान्यता दे चुका था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी
भूमध्य सागर के इलाकों पर इन नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धाएं हुई। तो ये सब चीज़ें रहीं। अब इसको आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। क्वेश्चन आंसर आ गए इधर पे आपको। क्वेश्चन आंसर का क्या है नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर वाले। वीडियो पसंद आओ तो इसको लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक करके भी आप लोग चले जाएंगे, नो टेंशन, है ना। और मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।